हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का आईफस के इस शानदार और बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एज ऑल यू नो गाइज कि रिसेंटली ही एक दो दिन पहले महाराष्ट्र सेट का रिजल्ट लगा चुका है और आईएफएस के उन बच्चों ने, उन एस्पिरेंट्स लोगों ने जो है इस एग्ज़ाम्स में क्वालिफिकेशन करके बहुत ही शानदार मार्क के साथ रिजल्ट हासिल किया है। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट्स है आज हमारे साथ। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में कि किस तरीके से उनकी पढ़ाई रही थी, क्या डिफ़िकल्टीज आई, क्या स्ट्रगल्स रहा और क्या पूरी उनकी कहानी रही इस सक्सेस में। तो हेलो। Hello, sir. थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें थोड़ा ब्रीफली। Sir, myself, Anuradha Bhosle, like I am from Baramati. In 2019, I have joined IFAS just after my MSc got completed. So I have joined for offline classes in Someshwar Wadi, and there I have started my preparation. So, like in IFAS, I got to know about like from basic to core concepts of each and every section of the syllabus for NET JRF and even for SET. And that time it was much helpful for me. But recently, when I have cracked my SET exam, actually the preparation was helpful for me. What I have studied in 2019, because after that, yeah, that year when I have given the exam, just with the 2 marks I have missed it. But after that, ultimately I got married and then I had a kid, so I have not given the exam in between the gap. But still the consistency was like I have kept preparing through the notes which I have formed over there. And now when I have decided to give the exam, so I have taken the test series of IFAS. So every day I used to solve the questions, questionnaire bank, even I had a module, and that was much helpful for me to secure the good percent and to qualify the set exam. ओके। अब मुझे ये बताइए कि आपने ऑफलाइन की क्लासेस ज्वाइन करी, 6 महीने आपने ऑफलाइन में पढ़ा, फिर उसके बाद मतलब इतना, मतलब जैसे ही ऑफलाइन की क्लास खत्म हुए तब आपकी शादी हुई या ड्यूरिंग द क्लासेस ही आपकी मैरिड हो गई थी? नहीं नहीं सर, जैसे ऑफलाइन क्लासेस खत्म हुए, इट वाज अ कोविड पीरियड, सो कोविड के बाद फिर मेरी शादी हो गई। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब आपकी ऑफलाइन लाइक इन क्लासेस 20, खत्म हुई फिर हाँ, उसके बाद। ऑफलाइन क्लास खत्म होते ही मेरी शादी हो गई सर। अच्छा, तो उस समय ऑफलाइन कोविड की वजह से कोई अटेम्प्ट भी नहीं दे पाए आप? हाँ, नहीं दे पाए सर। ओके। सो तो मुझे ये बताइए कि आपने 3 साल पहले पढ़ा है 2019-20 में और नाउ इट्स 2025, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 इयर्स ड्यूरेशन है। तो फिर भी आपको ऐसी क्या चीज़ें लगी कि जिनसे आपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लिया, या फिर आप इतने समय तक आपका गैप रहा रिगार्डिंग द एजुकेशन, और फिर आप में आपके अंदर वो मोटिवेशन कहाँ से आया कि नहीं मुझे पढ़ना है, मुझे एग्ज़ाम को क्रैक करना है? सर एक्चुअली इन बिटवीन मैंने एक बार अटेम्प्ट दिया था, बट जैसे ही मैंने आईफास से कोचिंग कंप्लीट हुई, मेरी शादी हो गई और इसी बीच में मैंने पेट क्वालिफाई किया पुणे यूनिवर्सिटी का। सो लाइक आई हैव अप्लाइड फॉर पीएचडी, तो मैं अभी पीएचडी परस्यू कर रही हूँ। इट इज लाइक माय फोर्थ ईयर ऑफ पीएचडी। तो इसीलिए फिर मैंने बीच में सेट की तरफ या फिर नेट की तरफ फोकस भी नहीं किया था। और अभी जब मैंने एग्जाम दिया तो आई हैड माय नोट्स, तो इसीलिए वो नोट्स वगैरह मैं रेफर करती रही। और वैसे भी जब मैं आईफास में थी तो वहाँ के नोट्स मुझे बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि मैं खुद टीचिंग करती हूँ लाइक 11th 12th स्टैंडर्ड नीट फैकल्टी करके यहाँ पे वेरियस एकेडमी में। तो दोज नोट्स वर लाइक सो गुड फॉर मी, इट हेल्पफुल फॉर इंक्रीजिंग इन माय पे स्केल। लाइक वहाँ के नोट्स की वजह से जो कॉन्फिडेंस मिला है, एंड वहाँ पे जो टीचर्स ने कोर कंसेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं, लाइक आज भी उन कंसेप्ट्स के वजह से आई डोंट फील दैट आई शुड गो and refer my notes. Even I can still remember the lectures, the remarkable things what our teachers used to discuss in class. मतलब जब भी दादा सर, दिगंबर सर जो भी चीजें क्लास में पढ़ाते थे, इवन विशाल सर, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन, वो बोर्ड, वो सब चीजें इतनी अच्छी तरह से याद है सर अभी भी, क्योंकि लाइक वो ही एक्चुअली इंस्पिरेशन है कोई भी चीज सक्सेस के लिए।
अच्छा, तो मतलब आज भी आप जब भी नोट्स को देखते हो तो सीधा वो लेक्चर ही याद आता है कि किस तरीके से पढ़ाया हाँ था, सर, मैं कहाँ बैठी लेक्चर ही आ थी। जाते हैं क्योंकि हाँ। बहुत ही बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि अब आफ्टर दी कोविड, जब तक कोविड नहीं था तो हमें सभी को पता है कि हर जो पढ़ाई होती थी तो वो तो मतलब ऑफलाइन ही होती थी। और जब कोविड का पीरियड खत्म हुआ तो मोस्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। तो जब आपने टेस्ट वगैरह दिया तो आपको पुराने वाले टेस्ट सैटरडे संडे वाले याद तो आए होंगे, और अब हाँ इसमें सर। क्या बदलाव लगा, क्या डिफरेंस लगा? सर ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं था क्योंकि जब हमने अप्लाई किया था 19 आफ्टर 19 के बैच में लाइक 20 रिसेंटली, सो नेट तो ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, इसीलिए हमें वहां पे सैटरडे संडे भी ऑनलाइन प्रैक्टिस करवाते थे लाइक थ्रू आवर फोन। दे यूज टू गिव अस द लिंक। तो ऐसे कोई मेजर डिफरेंस नहीं था। हाँ, बट एक डिफरेंस ये है कि जब वहां पे उस एटमॉस्फेयर में देते तो वो ज्यादा सिंसियरली था सर। और वो कंटिन्यू हम जब रेफर करते रहते हैं नोट्स में तो हाँ, मुझे एक बात तो हमेशा रियलाइज होती है कि अगर मैं उसी वक्त शायद कुछ चीजें पीछे छोड़ के वहीं पे वापस से एक बार प्रिपेयर करती तो ये जो रिजल्ट इस साल मिला है वो मे बी लाइक पहले 2 साल पहले ही मिल जाता। तो ये तो डिफरेंस पक्का है सर। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम ऑनलाइन करते हैं तो हम सिचुएशंस हैंडल करते रहते हैं आजू बाजू के, and तब हम वो लेक्चर्स या फिर वो एग्जाम्स पढ़ते रहते हैं। बट जब हम ऑफलाइन उस एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो वी डोंट बॉदर टू एनी ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइक वॉट एवर इज देयर वी फोकस ऑन दैट थिंग्स ओनली, एंड देन चीजें अल्टीमेटली हो जाती है सर वहीं पे। ओके। अब मुझे ये बताइए कि जब भी हम सेट की बात करते हैं तो हमें ये बिल्कुल क्लियर है कि हमारा पेपर सेकंड जो है हमारे लाइफ साइंस से कोर आता है, और वहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म कर ही लेते, मतलब अल्टीमेटली हम 90 टू 100 मार्क तक जाते ही जाते हैं, बट उतने तो हमें सफिशिएंट नहीं होते। हमें जो सारी कुछ मार्क चाहिए होती है वो पेपर फर्स्ट से चाहिए होती है। तो आपकी क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रही, क्योंकि आपको तो मतलब थोड़ा बताइए। सर ऑफ कोर्स आईफाज में जब हमने पढ़ाई की तो हमने पेपर सेकंड पे ही ज्यादा फोकस किया था। बट लाइक वहां पे क्रिस्टी सर के कुछ लेक्चर्स थे जो रीजनिंग एबिलिटी के लिए हमें यूजफुल थे पेपर वन के लिए। उसके बाद मैंने ब्रिजमोहन दाइमा के बुक्स रेफर किए जिसमें मैंने बहुत सारे पीवाईक्यू सॉल्व किए। और सेट का एक सर पैटर्न है कि मोस्ट ऑफ द पीवाईक्यूज आर हेल्पफुल फॉर मी, लाइक कि जितने हम ज्यादा क्वेश्चन रेफर करते हैं उतना वो पैटर्न इजी जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। और अगर आप अगर मुझे जितना अगर सेट के मामले में बात करनी है तो अगर आप फ्रेशर भी हो तो, और अगर आप पढ़ाई करके सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करते हो तो सर स्टिल यू कैन रीच टू अप टिल द क्वालिफाइड मार्क्स। So this is the basic criteria what I have followed. I have always went for the PYQs, मतलब जितने भी हो सके उतने सारे पेपर्स मैंने रेफर किए, एक एक क्वेश्चन मैंने पढ़ पढ़ के अच्छे से कंसेप्चुअली सॉल्व किया, एंड देन दैट वाज हेल्पफुल फॉर मी। So I want to ask you a simple things. I will see a lot of aspirants who are married, और ऐसे भी बहुत सारे लोग मैंने देखे कि जिन्होंने बहुत ज़्यादा मल्टीपल अटेम्प्ट दिए हैं। इवनली सम आई सी अ पीपल दैट अटेम्प्ट मोर देन फ्रॉम द लास्ट 10 ईयर्स ऑल्सो। सो आपको ओके। क्या लगता है कि मतलब कोई पर्सन या कोई स्टूडेंट्स, वो मतलब अब जो रिसेंटली वाले बच्चे हैं जो एमएससी के होते ही या एमएससी में आते ही वो सेट के बारे में सोचते हैं, तो वो फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लेते हैं, बट जो पुराने वाले लोग हैं वो क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उनके पीछे रीजन क्या है? सर हियर डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से कि वहां पे इंटेंसिटी होती है इसीलिए वो क्वालिफाई नहीं करते, पर वहां पे कंसिस्टेंसी होती ही नहीं है। क्योंकि जब हम एमएससी में सोचते हैं कि हमें सेट क्वालिफाई करना है तो एवरी डे वन और दी अदर टॉपिक हम पढ़ते रहते हैं क्योंकि हम उसी प्रोसेस में रहते हैं। पर जब हमसे पढ़ाई छूट जाती है रेगुलर बेसिस पे और उसके बाद जब हम डिसाइड करते हैं कुछ सालों बाद कि हमें सेट देनी है तो हम फॉर्म फिल करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि चलो अभी एग्जाम तक पढ़ेंगे। ये गलती मैंने भी की है। तो एग्जाम के बीच में पढ़ने तक वो पहले 2 महीने तो डिसाइड करने में चले जाते हैं कि हमें पढ़ना है। एंड बहुत सारे लोग मतलब
अगर जेन्युइनली मैं बात करूंगी तो सर फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस अगर हम क्वालिफाई नहीं हो रहे तो एक ही रीजन है कि हम सिर्फ एक ही दिन इंटेंसिटी दिखाते, कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते। कोई भी एग्जाम हो, अगर इफ द वर्ड हैज कम कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट फॉर द प्रिपरेशन। तो वो रेगुलर बेसिस पे ईच एंड एवरी डे व्हेन यू गो थ्रू द कॉन्सेप्ट्स एंड यू गो थ्रू द डिफरेंट क्वेश्चंस देन ओनली यू कैन सिक्योर द गुड मार्क्स। इस बार मेरा वो चीज, मैंने वो गलती नहीं की। आई हैव लाइक कंटिन्यूअसली वन और द अदर डे जब भी मुझे टाइम मिले, late night I used to take at least one question paper on the following topics and I used to solve it, and that was much helpful for me. बहुत ही शानदार। और मैंने भी ये चीज़ नोटिस करी है जो आपने कही, मैंने बहुत सारे ऐसे मतलब फैकल्टी को भी देखा, मतलब जो वर्किंग करते हैं एज ए एमएससी और पीएचडी बेसिस के ऊपर, जिनके पास कोई एग्जाम्स नहीं है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स लोगों को भी देखा। उनमें दिक्कत यही बात की आती है कि या तो वो ऐसा थिंक करते हैं कि मेरे पास बहुत मच नॉलेज है, या फिर उनका पर्सपेक्टिव ऐसा होता है कि हाँ मतलब जैसे 4 दिन 8 दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, हो गए। और मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देखा है कि पेपर फर्स्ट को बहुत ज़्यादा ही कुछ इग्नोर करते हैं। तो आप बता पाओगे कि पेपर फर्स्ट कितना मैटर करता है इन दी प्रिपरेशन? नहीं सर, एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पेपर फर्स्ट को हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इतने श्योर रहते हैं, हमने एमएससी कंप्लीट पूरी अपने स्पेशल सब्जेक्ट में ही की रहती है, तो वी हैव एटलीस्ट क्वेश्चन रीड करके हम कोई बेसिक क्राइटेरिया या फिर आसपास के ऑप्शंस को रिलेट कर सकते हैं। उसको परसेंटेज वाइज देके हम एक्चुअली सेट में तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो हम परसेंटेज क्राइटेरिया देके सर उसमें लाइक, तो हम उसमें परसेंटेज क्राइटेरिया देके मतलब सेलेक्ट भी कर सकते हैं। बट पेपर वन में जब तक हम कोई फोकस करके पढ़ाई नहीं करेंगे, रिसर्च मेथोडोलॉजी ये वो, अगर हम पीएचडी भी कर रहे होंगे तो भी सेट के एग्जाम के प्रिपरेशन में हमें बहुत सारी बेसिक क्राइटेरिया पता चलती है, जो हम हमारे पीएचडी नॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं, या फिर पेपर पब्लिकेशन के समय, या फिर सबमिशन के समय, या फिर वाइवा के समय, डिफेंड करते समय। सो ये बेसिक क्राइटेरिया जो पेपर वन हमें सिखाता है, दैट इज टू इम्पोर्टेंट, एंड एक्चुअली पेपर वन ही होता है जो हमें क्वालिफाई करवाता है। ओके। क्योंकि अगर हम पेपर वन आउट ऑफ 100 अगर हम एक बार 60s के ऊपर चले गए पेपर वन में, तो नो वन विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग क्वालिफाइड। दैट्स द पॉइंट। और मुझे ये बताओ कि अब आपकी तरह बहुत सारे मतलब इन दी इवन दी लेडीज फैकल्टी, लेडीज पीपल भी होंगे और मेंस भी होंगे जिनकी मैरिज हो गया, फिर पढ़ाई छूट गई और वो ड्यूरेशन रहा 3-4 साल का। तो उनके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहोगे उन लोगों को कि किस तरीके से आपको फिर से वापस ट्रैक आना है? देखो हर किसी का सपना होता है, चाहे वो अंदर ही अंदर किसी ना किसी जगह के ऊपर तो मन में होता है कि नहीं हमें इस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना था और वो छूट गया। तो उसके लिए आपकी क्या सलाह रहेगी फिर? सर वहां पे अभी सिचुएशंस बहुत डिफरेंट रहेगी हर किसी की, बट नॉट जजिंग टू द सिचुएशंस आई वुड लाइक टू प्रोवाइड अ बेसिक लाइक कि अगर व्हेन द पॉइंट यू आर फीलिंग दैट यू हैव टू गिव एन अटेम्प्ट, सो बेसिकली दैट विल बी द बेस्ट स्टार्ट। जब भी आपको फील करे लाइक, क्योंकि ये एक अच्छी बात है कि हम इसमें कभी भी कोई भी अटेम्प्ट दे सकते हैं इन एग्जाम्स में, देयर इज नो लाइक एक्सपायरी डेट फॉर दिस एग्जाम्स। सो बेसिकली इस चीज का फायदा उठाते हुए व्हेन द मोमेंट यू फील दैट यू कैन गिव द अटेम्प्ट, सो जो भी बेसिक स्टार्टअप्स है लाइक डाउनलोड द सिलेबस, गो थ्रू द सिलेबस, पीवाईक्यूज डाउनलोड करो, जो जो टॉपिक्स आपके बेस्ट है उनको एक बार रिवाइज करो, और जो टॉपिक्स आपके वीक है उन टॉपिक्स को एटलीस्ट उनके कंसेप्ट क्लियर कर लो, और उस पे जितने क्वेश्चंस आज तक थे सॉल्व किए थे उस क्वेश्चंस के थ्रू जाओ, डेफिनेटली हम स्कोर कर सकते हैं। मे बी अगर हम बहुत टाइम बाद डिसाइड कर रहे हैं और हमें वापस ऐसे लगेगा कि 1 साल लग जाएगा, 2 साल, तो ऐसे नहीं होता। हम 6 महीने में भी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं अगर हम एवरी डे उसको 2 घंटे तो भी देंगे पढ़ाई के लिए तो। बट फॉर नेट यू हैव टू प्रिपेयर, बिकॉज वहां पे हमें थोड़ा नेगेटिव मार्किंग को भी फेस करना रहता है, और सेट में एक प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो एटलीस्ट यू कैन गिव एन अटेम्प्ट, कोई भी क्वेश्चन आप फ्रीडम है आपको सॉल्व करने का, तो वो वहां पे नहीं रहता अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तो। ये इस चीज के फायदे की वजह से हम इसमें कोई नहीं मतलब, बट एक
वन थिंग इज देयर, लाइक कि क्वेश्चन प्रैक्टिस क्यों होनी चाहिए, क्योंकि सेट में अगर भले ही फ्रीडम नहीं हो, मतलब फ्रीडम हो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का, बट वो पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होने के लिए टाइम ही लिमिट नहीं रहता, मतलब वो टाइम बहुत लग जाता है। तो वो मैनेजमेंट तभी होगा जब एवरी डे वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस, एंड दैट विल ओनली हेल्प अस कि ओके देन वी कैन डू दिस। Thank you so much for sharing your experience and your journey with us. थैंक यू सर।